फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आ गई तो मैं यहाँ पे ऐसे मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन अब नहीं होगा। तो मैं तो बहुत रोज़ी में बहुत रोई, बोली मेरी किस्मत ही ख़राब। तो मैं और ये भी था कि मेरा एडमिशन अगर मैं कैसे गाँव जाऊँगी, मेरी किस्मत ही ख़राब है मेरा। तो मैं अब तो अगर दोबारा एडमिशन कराती हूँ फिर मैं अपना मतलब माइग्रेन के लिए अप्लाई कर दी। तो मुझे माइग्रेन फिर बाद में मिल गया, तब तक मेरा एडमिशन मेरा ख़त्म हो चुका था। तो बोली अब मेरा क्या फ़ायदा। मुझे बहुत रोई, बहुत भगवान को सबको बोली कि किसी ने मेरा बात नहीं सुना। मैंने वहाँ पे मतलब मैंने भी, मेरे भाई ने, सब ने मुझे तो वहाँ पे बोला प्रिंसिपल को कि कर दीजिए, बाद में माइग्रेन ला के दे देंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कॉलेज बंद कर दिए, सबको बोले नहीं बिना माइग्रेन के नहीं होगा। तो नहीं हुआ एडमिशन। तो फिर मैं यहाँ पे मैं देखी इग्नू का। इग्नू में भी ना मतलब कहीं भी आप सेंटर रख सकते हैं और घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं। पैसा तो लग रहा था, पैसा तो लग ही रहा है। तो फिर मैं बोली क्यों ना मैं एमए ही कर लूँ, बीएड बाद में कर लूँ, कि नहीं मिल रहा है ये भी एमए। गाँव में भी एडमिशन नहीं हुआ। गाँव में होता तो थोड़ा छूट मिलता, मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब पैसा में छूट मिलता, कम में हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो नहीं प्राइवेट है ना सरकारी, 20 साइड को इग्नू है। पैसा तो इसमें बहुत सारा लग रहा है, क्योंकि मैं एडमिशन कराई तो मैं पैसा लग गया बहुत सारा, 6,800 कितना पैसा लगा। फिर दो सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम का, फिर क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट का, तो पैसा मेरा बहुत खर्चा हो गया। तो क्या बताऊँ आपको। तो फिर मैं सोची क्या मैं इग्नू में इग्नू में एडमिशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ। मैं बोली क्या करूँ, अगर मैं वहाँ दोबारा फॉर्म फिर निकला था मतलब बहुत दिन के बाद। मैं बोली 1 साल के बाद निकला। मैं दोबारा फिर प्रयास करूँगी तो कहीं हो ना कहीं हो जाएगा, दोबारा कहीं निकलेगा। तो दोबारा कहाँ दूसरी जगह निकला था। मैं बोली कहीं और देने से क्या फ़ायदा। मैं बोली अभी एग्ज़ाम देने जाना होगा गाँव। तो गाँव जाने सत्ते में सत्ते कोई है नहीं, अब पापा भी नहीं है। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ एग्ज़ाम दिलवाने मुझे गाँव जाते थे हमेशा। मेरे हस्बैंड करी मेरे पापा हमेशा जाते थे कि 3-4 बार मेरे पापा गए हैं एग्ज़ाम दिलाने मुझे। तो फिर मैं बोली क्या गाँव, तब तो कौन लेके जाएगा, पापा भी नहीं है। तो फिर मैं बोली क्या एडमिशन क्यों ना मैं इग्नू में ही करा। तो फिर मैं इग्नू में एडमिशन करा ली और फिर करा ही ली इग्नू में एडमिशन। हाँ तो फिर देखिए मैं एमए का मतलब एमए करने के लिए मैं देखिए पूरा बुक सब भी खरीद ली थी, देखिए है ना। एमए का मैं पूरा बुक सब खरीद ली थी, इसमें मेरा पैसा लग गया। बोले मेरा एडमिशन हो गया, एडमिशन मेरा हो गया था ना, गांव में एडमिशन हो ही गया है। तो मैं बोली मुझे बुक तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 1,000 कितना 1200 कितना 1500 लगा था कि 1,000 लगा था। तो मैंने देखिए 5 बुक खरीदा। मैंने 5 बुक खरीदा। तो मैं इसका तैयारी कर रही थी। मैं बोली क्या है जल्दी एग्ज़ाम, मैं 2020 वाले सीजन में अपना नाम लिखाई थी। मैं जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका तैयारी कर रही थी, बहुत सारा पढ़ रही थी। फिर क्या बताऊँ तो नहीं हुआ इसमें मेरा एडमिशन। तो मैं बोली तो बस बहुत सोचा मैंने, मैं रो भी रही थी, बहुत परेशान थी, क्या करूँ, कहाँ अपना नाम लिखाऊँ। फिर 1 साल बर्बादी हो गया, कितना साल बर्बाद हो रहा है पढ़ाई के लिए, अब क्या करूँ। फिर मुझे इग्नू का ख्याल आया, फिर मैं इग्नू में ही फिर अपना नाम लिखाई। फिर मैं इसको फिर छोड़ दी, फिर इग्नू में नाम लिखाई। तो फिर मुझे मेरा एडमिशन इग्नू में हो गया अच्छी तरह से। फिर मुझे टाइम पे मुझे बोली सब बोल देते कि बुक नहीं मिलता है टाइम पे मतलब। तो मैं टाइम पे फिर मुझे बुक भी मिल गया टाइम पे। मैं 2021 में एडमिशन कराई। मेरा 20 तो ऐसे चला गया, 21 से 2 साल मेरा बर्बाद हो गया। 21 में एडमिशन कराए तो मेरा 22 में एग्ज़ाम होता, तो मैं करा ही ली एडमिशन। तो मेरे देखिए इस तरह मेरा बुक मिला। तो मैंने एमए में मतलब मैं बीए भी की थी पॉलिटिकल साइंस से। तो एमए भी पॉलिटिकल बोलते हैं जो जिससे करते हैं बीए उससे ही ये भी करते हैं। तो बीए पॉलिटिकल साइंस से की थी, तो ये भी मैं पॉलिटिकल साइंस से मुझे करना पड़ा है एमए। तो मैं इग्नू में इसको एमपीएस बोलते हैं। तो मैं देखिए एमपीएस की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा बुक है एमपीएस फर्स्ट का। देखिए इसमें 2 बुक होता है, ये देख सकते हैं आप। पुस्तक 2 है, ये पुस्तक 1 ये तो हो गया। MS1 है ये देखिए पीछे। तो मैं इसकी पढ़ाई कर रही थी कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम इसी का है। मेरा एग्ज़ाम भी आ चुका है। इसमें एग्ज़ाम में भी मतलब एक विषय पे 200 रुपये लगा है और फॉर्म भरने में भी लगा है। तो देखिए MPS 2 का इसका तैयारी कर रही हूँ अभी।
इसका एग्ज़ाम है। ये फर्स्ट और ये सही, तो मोटी मोटी किताबें, बहुत पूरी कहानी है तो आपको बता कर रहे हैं अभी। और देखिए ये थर्ड एग्ज़ाम, तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा इसी का था, मैं दे दी, सबको दिखाऊंगी मैं। ये देखिए पुस्तक एक, सबको यानी दो दो पुस्तक है इसमें, दो हो गया। फिर देखिए 4 का है, खंड 1 खंड 2। तो ये मेरा एग्ज़ाम इसमें तक किस तरह है, मतलब गांव में एग्ज़ाम दी थी सब, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहले मतलब इसका था फर्स्ट ईयर MPS थर्ड का था, पहले इसका एग्ज़ाम था मेरा। बाद में भी इसका है 2 का, MPS 2 का है, फिर 4 का है, फिर जाके 1 का एग्ज़ाम है। देखिए इसमें बहुत लंबी लंबी कहानी है, बहुत वो है, वो समझना पड़ता है इसमें मुझे। मैं पहले इस तरह कहीं पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ा दिक्कत तो मुझे हो रहा है। मैं पहले किताब को पढ़ नहीं पाती थी, मुझे मतलब बहुत गुस्सा आता था, इतना लंबी कहानी पढ़ के मेरा मुँह दुखने लगता था। बोले अब क्या करूँ, बहुत गुस्सा ही पड़ता था। लेकिन क्या करती, पढ़ना तो था, बिना पढ़े तो उपाय है नहीं। लेक्चर भी सुनेंगे, कितना लेक्चर सुनेंगे, कैसे याद होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा है। इसलिए मैं बोली क्या, एक सर थे, सर बोले कि लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, तुमको किताब पढ़ना भी ज़रूरी है, किताब पढ़ के तभी तो जानेंगे कि मतलब क्या उसमें था। तो फिर मैं किताब पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो अब मैं बोर नहीं होती हूँ, पहले बोर होती थी मैं, तो अब अच्छे से किताब पढ़ लेती हूँ, पूरा मतलब ख़त्म कर लेती हूँ। तो बहुत देर लगता है, पता है आपको, 15 पेज का, 20 पेज का, 12 पेज का बस कहानी है इसमें, ये सब में। तो मैं आपको क्या बोल रही थी, हाँ देखिए इसका एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम इसी का था। तो मैंने देखिए क्या क्या याद किया था। देखिए पहले मैंने यह याद किया था, जहाँ टिक मारे मैंने वो सब याद किया था। राष्ट्र आंदोलन के बपोती, विकास, अधिकार और भागीदारी के संदर्भ में। और दूसरा विकास प्रतिमान विषयक बहस। तीसरा संविधान और सामाजिक परिवर्तन। पाँचवा असमानता, जाति की वर्ग, नौकरशाही, पुलिस और सेना, नम्मा संघवाद, भारत में अभेदवाद, राजनीतिक, जाति, धर्म, भाषा तथा संरचना, नागरिक समाज, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकार संगठन एवं स्वैच्छिक कार्य, सब टिक मारा है। तो मैंने ये सब याद किया था। और दूसरा देखिए इसमें टिक मारा है, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, लिंग भेद और विकास, धार्मिक, राजनीतिक, जाति तथा राष्ट्रीय राज्य, लोकतंत्र और विकास, एक मूल्यांकन। तो मैंने सब में देखिए इम्पोर्टेंट, यानी ई मतलब इम्पोर्टेंट, सब में ई डाला। लेकिन क्या बताऊँ आपको, ये सबसे मेरा बुक से जो मैंने याद कुछ नहीं आया, अलग ही आया। देखिए आप इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में सब, मतलब कोई इंग्लिश में देता है, कोई हिंदी में एग्ज़ाम देता है, तो मैं हिंदी में देती हूँ। तो देखिए इंग्लिश का है ये पूरा, तो मेरा देखिए हिंदी का। तो देखिए मैंने जितना पढ़ा उसमें से कुछ नहीं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण में नए सामाजिक आंदोलन की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। भारत में किसान आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, उसमें था भी नहीं। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में भी समूह की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ये भी नहीं मैंने पढ़ा था। भारत राजनीतिक संसद की भूमिका की चर्चा कीजिए, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था। महिलाओं के अधिकार के प्रति विकास की एजेंसियों तथा उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था। लोकतंत्र पर जारी विवाद का आलोचनात्मक आकलन कीजिए, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था। भारत संविधान में सामाजिक चिंतन के उद्भव की चर्चा कीजिए, ये मैंने पढ़ा था। अशोक मेहता, तो मैंने ये पढ़ा था, लेकिन मतलब मिला जुला के पढ़ा था। अशोक मेहता समिति के संदर्भ में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली का विश्लेषण कीजिए, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था। लोकतंत्र और विकास पर नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी के प्रभाव की चर्चा कीजिए, ये भी नहीं पढ़ा था। और तेभाग आंदोलन, कांग्रेस की कराची संकल्प, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। और यही सब देखिए आया। तो एग्ज़ाम तो था, तो कैसा मैं करते, मुझे ये सब देखिए 20 मार्क्स का है। तो मैंने 3 इससे अपने मन से लिखा किसान के बारे में, और 1 2 3 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 नंबर। अब पता नहीं कैसा मार्क्स आएगा, मुझे खुद पता नहीं है। मुझे डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत समस्या है, मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आई है, और इतना पैसा भी लग रहा है, मेरा बहुत पैसा खर्चा हो रहा है पढ़ाई लिखाई में।
जब बीएड करने गई थी तो उसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया था, बहुत महंगी भी हो रही थी, पैसा भी बहुत ज़्यादा। जब नहीं मिला क्लास, तो स्कूल नहीं मिला, कॉलेज, तो फिर मैं बोली अलग से, सर बोले प्राइवेट में करवा लो, तो पैसा भी ज़्यादा मांग रहे थे, जितना है उससे ज़्यादा। मैंने इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं, तो मैं नहीं करवाई। तो तब तक मैं MPSC करने लगी, तब मैं इसकी ही तैयारी कर रही थी। तो इसका एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसको अब मैं नहीं पढ़ूँगी, यही पेपर था। अब एग्ज़ाम इसका है तो मैं इसको पढ़ूँगी। तो चलते मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या याद किया। क्योंकि मैंने इसमें भी ऐसे टिक मारा है। यथार्थवाद एवं नव यथार्थवाद उपागम, उदारवादी तथा नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी तथा अन्य विफलवादी उपागम, और देखिए शीत युद्ध का अंत, उभरती शक्तियाँ, उमंडलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के तत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रगमन। तो ये सब मैंने टिक मारा है, सब याद कर रही हूँ मैं। तो मुझे लगता नहीं कि सबसे आया, क्योंकि देखती हूँ मैं फर्स्ट एग्जाम में देख ली कि इसमें कुछ और ही आया है, जब मैंने याद किया वो नहीं आया। तब चलते देखते हैं। तो मैं अलग से भी देखिए महिलावादी का याद की हूँ, क्योंकि मैं देखी उसमें अलग आया था, महिला के बारे में याद की हूँ, क्षेत्रीय संगठन भी याद करी हूँ। और दूसरे में देखिए मैंने आत्मनिर्णय का अधिकार, हस्तक्षेप आक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की न्याय की अवधारणा, मानव सुरक्षा। तो मैंने ये सब याद किया है। तो मैं इससे अलग भी कुछ याद कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो हम लोग याद करते हैं ऐसा अभी नहीं, पहले भी हो चुका है। जो मैं याद करती हूँ वो नहीं आता है, दूसरा ही आ जाता है। तो मैंने तो सारा याद किया है, तो वो आ जाता है, तो फिर भी मैं याद करती हूँ। तो मैं देखिए इसमें सब याद कर रही हूँ, जा रही हूँ, फिर से याद करूँगी ये सब। तो एक मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, मैं कैसे, आपको बताती हूँ मैं कैसे याद करती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं इतना लिखती हूँ, 32 पेज लिखना पड़ रहा था मुझे BA में। मैं इतना लिख रही कि मैं नंबर कम आता, सेकेंड नंबर आ रहा था, वो भी नंबर कम। कितना आया है, तो नंबर कम आया मेरा, मैं बाद में बताऊँगी। हाँ 48% नंबर आया है मेरा। मैं क्या बताऊँ, इतना मैं लिखती हूँ फिर भी नंबर कम ही आता है। इसलिए मेरे को बहुत मतलब अफसोस होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना लिखने के बाद भी हाथ दुखने लगता है। ये हाथ ये पूरा है ना, यहाँ पे वो हो जाता है, ये पूरा भी लिखने लगता है। लेकिन क्या करूँ, लिखती हूँ। तो देखिए मैं ये ऐसे याद करती हूँ इसको, जैसे कि ये तो आपको पहले ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब पूरा थोड़ा शुरू का हैंड जो होता है वो हैंड आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनेक प्रमुख उपागमों में से यथार्थवाद विश्व राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करने में सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत सिद्ध हुआ है। एक विचारधारा के रूप में इसके वर्चस्व का कारण शायद यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नियम की व्यवस्थाओं में युद्ध की स्थिति की व्याख्या करता है, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि इसकी मूल अवमान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं है। जैसा कि इस इकाई में आप आगे बढ़ेंगे कि यथार्थवाद की कटु आलोचना भी हुई है। इस इकाई का अध्ययन करने पर आपको यथार्थवादी उपागम के गुण दोषों का समुचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो मैं इतना पढ़ लेती हूँ और बाद में फिर नहीं पढ़ती हूँ, बाद में पूरा नहीं पढ़ती, इतना पढ़ के फिर ये सब मैं आधा पढ़ती हूँ। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना मैं कल आपको बताऊँगी इसके बारे में। तो फिर मेरा वीडियो कैसा लगा, तो मैं आपको ऐसे ही मतलब अलग अलग सब मतलब BA में सब में ही आता है यथार्थवाद के बारे में। तो मैं कल आपको ये वीडियो बना के दिखाऊँगी, पढ़ के दिखाऊँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे सपोर्ट कीजिए, जो कि सपोर्ट करके मेरे घर मतलब अच्छा से चले। मम्मी का आप जानते हैं कि मेरा भाई भी था, सबसे बड़ा भाई, मतलब मेरे बाद तो बड़ा ही था ना, कितना साल होता, 2008 में उसकी डेथ हो गई। आपको बताइए ना, मैं 6 अगस्त मतलब नागपंचमी का दिन था, फिर मेरे पापा का होली के दिन 29 मार्च को 2021 में डेथ हो गई। क्या बताऊँ, इतनी बड़ी कहानी है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।